हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन। थर्ड क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके बेस पे हम अगर क्लासीफाई करते हैं इन्फ्लेशन को, तो सबसे पहले आते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए, यानी कि जो प्राइस बढ़ते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते हैं। प्राइस जो रेट बढ़ने की होती है, प्राइस के बढ़ने की जो रेट होते हैं बहुत ही स्लोली होती है, बहुत कम रेट से जो प्राइस बढ़ते हैं। इस इन्फ्लेशन को जो डिटरमिनेंटल नहीं कर सकते हम इकोनॉमी के, यानी कि इसका जो इफेक्ट वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं देखने को मिलता हमें इकोनॉमी के ऊपर। इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी, ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल ही नहीं होता बल्कि ये एक ज़रूरी भी होता है कि एक लिमिट तक, क्योंकि जब धीरे धीरे करके प्राइसेस बढ़ेंगे, स्लोली प्राइसेस जो राइज होंगे, तो उससे क्या होगा कि ये ज़रूरी भी होता है कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ता है इसका। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट 3% राइज इन प्राइस कैन बी कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जैसे अगर 3% प्राइस बढ़ता है तो इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। दे रिगार्ड इट अप्रोप्रिएट एंड डिज़ायरेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट होती है, नेशनल डेवलपमेंट के इंटरेस्ट के लिए सही भी होता है कि इतने की तो जो रेट होते हैं इन्फ्लेशन की वो होनी भी चाहिए। सम अदर इकोनॉमिस्ट अप्रीहेंड डेंजर फ्रॉम क्रीपिंग इन्फ्लेशन एज इट में अज्यूम अलार्मिंग प्रोपोर्शन। लेकिन कुछ इकोनॉमी कहते हैं कि ये डेंजर है, एक अलार्म का काम करता है कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एक डेंजर रूप है जो धारण कर लेगी। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये फेवर में है क्योंकि ये ज़रूरी भी है एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेंजर रूप धारण कर लेगी आने वाले टाइम में। धीरे धीरे करके जो प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो एक अलार्म करती है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन जो और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट आती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग के मतलब क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे की अगर बात करें वो पहले रेंगता है, यानी कि वो घुटनों के बल पहले धीरे धीरे क्या करता है, रेंगता है, क्रीपिंग करता है वो, यानी कि रेंगते हुए चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो चलता है, वॉकिंग करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इन्फ्लेशन आते हैं हमारे पास वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसमें चलते हैं। यहाँ पे जो प्राइस के बढ़ने की रेट होती है वो क्रीपिंग के कंपेरेटिव थोड़ा ज़्यादा होती है। कहते हैं व्हेन प्राइस राइज बिकम इंटेंस एंड क्वांटम ऑफ इन्फ्लेशन गेन्स मोमेंटम्स इट इज़ कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। व्हेन ओवर ए डिकेड, कहता है डिकेड का मतलब होता है कि जब 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम डिकेड से नोट करते हैं कि जैसे 10 साल के बाद जो प्राइसेस बढ़ गए हैं 30% से 40% के बीच में, तो उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन है जो बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं रनिंग और ग्लैपिंग इन्फ्लेशन। देखो पहले बच्चा रेंगता होता है यानी क्रीपिंग करता है, फिर चलता है, वॉकिंग करता है, उसके बाद क्या करता है वो दौड़ना शुरू कर देता है, जिसे बोलते हैं रनिंग और ग्लैपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं कि यहाँ पे जो बढ़ने की रेट होगी इन्फ्लेशन की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्रीपिंग और वॉकिंग। यानी कि यहाँ से जो जनरल प्राइस लेवल है वो ज़्यादा रेट से बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू क्रीपिंग और वॉकिंग। कहते हैं कि यहाँ पे रनिंग और ग्लैपिंग इन्फ्लेशन में कि जब यहाँ पे रैपिड इंक्रीज आना शुरू हो जाता है प्राइसेस के अंदर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो उसे बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन की। टाइम पीरियड तो बहुत कम है लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही जो प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उसे हम रनिंग या फिर ग्लैपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस केस में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है वो 80 और 100% के बीच में होती है ओवर ए डिकेड, यानी कि 10 साल के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्राइस के बीच में वो 80 से लेकर के 100% तक का जो चेंजेस देखने को मिलता है। सच एन इन्फ्लेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ मिडल एंड पुअर क्लासेज। तो जो ये इन्फ्लेशन होता है रनिंग और ग्लैपिंग इन्फ्लेशन, इसका जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो पुअर क्लास लोग होते हैं, उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट डिस्करेज सेविंग। तो इससे क्या होता है कि जो उनके सेविंग होते हैं थोड़ा बहुत वो पैसा बचा के रखते हैं, वो उनका जो पैसा सेविंग होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो सेव नहीं कर पाते पैसे को, उनका जो खर्च होता है वो जो उनकी इनकम होती है वो सारी खर्चे में निकल जाती है। सच्ची सिचुएशंस वारंट स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू कर्व इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है जो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होती है प्राइस जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने की वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर होते हैं कि बिल्कुल ही ये स्पीड से बढ़ गया, जो प्राइस जनरल प्राइस लेवल है एकदम से महंगाई आ जाना, उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशंस व्हेन प्राइस राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट, यानी कि जो प्राइस के बढ़ने की रेट है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, एकदम से प्राइस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देयर इज एन एस्केलेशन ऑफ प्राइस राइज, तो यहाँ पे एस्केलेट हो चुका है, एकदम से प्राइस जो अप हो चुका है। इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। हाइड्रा हेडेड होता है कि जो बहुत बड़े जो सर वाला राक्षस होता है उसको मतलब हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। कि नहीं, इन्फ्लेशन क्या होता है कि बहुत ही एकदम से आने वाला जो इन्फ्लेशन होता है जो एक मॉन्स्टर की तरह होता है, एक राक्षस की तरह अटैक करता है जो लोगों की इनकम के ऊपर, यानी कि सारा जो उनका इनकम होता है ज़्यादातर खर्चे के रूप में निकल जाते हैं, एकदम से बड़ी महंगाई आ जाती है देश के अंदर। इट पुट द इंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ गियर, तो जो पूरी इकोनॉमी होता है बिल्कुल गियर से बाहर चली जाती है, कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इट वॉज दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वाज विटनेस इन जर्मनी आफ्टर 1932, तो यहाँ पे एक ऐसा इन्फ्लेशन आया था जर्मनी के अंदर 1932 के बाद, एंड विच मेड द पीपल्स लॉस ऑल कॉन्फिडेंस इन जर्मन करेंसी, जिससे क्या था लोगों का जो विश्वास है जर्मन करेंसी के ऊपर वो बिल्कुल उठ गया था। जर्मन करेंसी के ऊपर विश्वास है जो नहीं रहा था लोगों का। एट वन टाइम प्राइस रोज 1 मिलियन टाइम्स ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर्स इन जर्मनी, तो यहाँ पे जो प्राइस था वो बढ़ गया था 1 मिलियन टाइम्स ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो टाइम मतलब कि जो प्राइस है वो 1 मिलियन टाइम में जो बढ़ चुका था। जो वैल्यू ऑफ मनी तो बिल्कुल डाउन चली गई थी। दिस रिजल्ट इनटू अटर कन्फ्यूजन इन द इकोनॉमी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन आ गई थी इकोनॉमी के अंदर। इट कम्प्लीटली वाइप्ड अवे फिक्स्ड इनकम ग्रुप एंड पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो लोग फिक्स्ड इनकम कमाते थे जिनकी फिक्स सैलरी होती है, और जो गरीब क्लास के लोग थे वो तो बिल्कुल ही वाइप अप हो गए थे, मतलब हटा दिए गए थे। इतनी ज़्यादा महंगाई की मार उनके ऊपर पड़ी थी कि वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ गियर है जो चले गए थे। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं अब हम। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि ओ वाई एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस की किस रेट से प्राइस बढ़ रहा है और उसको दिखाया गया है। सबसे पहले क्रीपिंग की बात करें, क्रीपिंग में क्या हुआ कि 22 सालों के अंदर 10% रेट है जो बढ़ी, क्योंकि टाइम कहाँ है ओ वाई एक्सिस पे, यानी कि टाइम 22 साल के अंदर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है, प्राइस 10% से, यानी कि इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर बात की जाए वॉकिंग की, वॉकिंग का मतलब क्या होता है कि 12 सालों के अंदर 20% रेट है जो प्राइस की बढ़ने की है। ऐसे अगर बात की जाए रनिंग की, रनिंग का मतलब क्या है कि 4 सालों के अंदर 100% रेट है जो प्राइस की बढ़ गई है। ग्लैपिंग में आप देख सकते हो इस तरीके से जो ग्लैपिंग की रेट है, ग्लैपिंग के अंदर जो प्राइस के बढ़ने की रेट है वो 100% रही है कि शॉर्ट टाइम के अंदर ही, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साल के अंदर ही जो यहाँ पे टाइम पीरियड है सिर्फ 2 साल का है, कि जबकि प्राइस के बढ़ने की जो रेट है वो 100% है। इस तरीके से हमारे पास ये डायग्रामेटिकली बनती थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बनती है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के बेस पे 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया इन्फ्लेशन को, एक आते हैं सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, दूसरी आती है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसका असर सिर्फ हमें एक पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री के ऊपर देखने को मिलेगा, इंटायर कंट्री इफ़ेक्ट नहीं होती, सिर्फ पूरी कंट्री का एक हिस्सा ही है जो अफेक्ट होगा इन्फ्लेशन के द्वारा, या फिर सिर्फ 2 गुड्स के ऊपर है जिसका इन्फ्लेशन का असर देखने को मिलेगा। जैसे दालें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इस तरीके के इन्फ्लेशन को स्पोरेडिक इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। नाम से ही पता चलता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मतलब कि इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ये इसको मतलब कॉम्प्रिहेंड, इसको डिफाइन नहीं कर पाते किन वस्तुओं के ऊपर कितने एरिया के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये ज़्यादातर एरिया को कवर करेगा इन्फ्लेशन। कहते हैं व्हेन इन्फ्लेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू ए गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री और ए फ्यू गुड्स बट इन गर्व द इंटायर कंट्री एंड ऑल गुड। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है कि पूरी जो इंटायर कंट्री होती है, जितनी भी गुड्स होती हैं उसके सब के ऊपर असर देखने को मिलेगा, तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस के बेस पे जो क्लासीफाई किया गया, सबसे पहले आता है
वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। वेज इंड्यूस का मतलब क्या होता है? वेज कौन लेती है? लेबर लेती है। तो जब लेबर की वेज बढ़ जाएगी, जो लेबर की वेज होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर शामिल की जाती है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी वेज बढ़ने के कारण, तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। तो यहाँ पे वेज बढ़ने के कारण जो महंगाई आती है उसको वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिंपलीफाई करके इसको समझते हैं। यहाँ पे जो वेज है, वेज बढ़ गई है। वेज कौन लेते हैं? वेज दी जाती है लेबर को। लेबर किस चीज़ के अंदर आती है? लेबर आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके अंदर हम शामिल करते होते हैं लैंड को, लेबर को, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। तो यहाँ पे लेबर है जो एक कैपिटल, मतलब कि लेबर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आती है। तो जब इन लेबर की वेजेस, क्योंकि लेबर को क्या दी जाती है? वेज दी जाती है। तो जब इन लेबर की वेज बढ़ जाएगी तो उससे रिज़ल्ट क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने शामिल किया है लेबर को, जो कि वेज बढ़ी हुई ले रहा है वो। तो जब वेज बढ़ जाएगी तो खर्च बढ़ जाएगा। खर्च मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का रिजल्ट क्या होगा कि हम जानते हैं कि जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया जाता है तो इज इक्वल टू सेल प्राइस आते हैं। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये किसके अंदर शामिल की जाएगी? सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल क्या होगा? बढ़ गया। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन कहलाएगी? ये वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन है जो कहलाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन वेज के बढ़ने के कारण है जो आई है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं जो पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकें एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट। जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी, पावरफुल होगी, तो वो वेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे, हमें वेज जो बढ़ा के दो, ज़्यादा वेज की डिमांड करने लग जाएंगे, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमें जो प्राइजेज होते हैं गुड्स के वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्राइस का बढ़ना वो वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन है जो कहलाता है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट इंड्यूस और मार्कअप इन्फ्लेशन। अभी अभी हमने कंसेप्ट समझा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस आता है। तो जब हमने कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट शामिल किया है, अगर हम प्रॉफिट की रेट को बढ़ा देंगे तो जिससे क्या होगा कि सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने समझा था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है, कि अगर प्रॉफिट को बढ़ाया जाएगा तो इस प्रॉफिट का बढ़ने से भी प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं प्रॉफिट इंड्यूस या फिर मार्कअप इन्फ्लेशन। कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जब फिक्स करती हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी को, तो वो वहाँ पे ऐड करती हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को ऐड किया जाता है तब जा कर के जो प्राइस फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दिस एक्ट इज़ कॉल्ड मार्कअप। इसको क्या बोलते हैं? हम मार्कअप भी बोलते हैं। दीज कंपनीज कीप द मार्कअप क्वाइट हाई। तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा मार्कअप रख लेती हैं, प्रॉफिट की रेट ज़्यादा रख लेती हैं। इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं कि जो प्राइजेस होते हैं कमोडिटी को बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई आ जाती है देश में। तो जब ये इस तरीके की महंगाई आती है तो उसको हम मार्कअप इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन अराइज हो जाती है। समझते हैं इस कंसेप्ट को। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, तो यहाँ पे खर्च तो ज़्यादा कर दिया, रिवेन्यू कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डेफिसिट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंसिंग डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको बढ़ा देती है। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर पैसा बढ़ जाने से लोग क्या करते हैं? डिमांड बढ़ा देते हैं। तो डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो जनरल प्राइस लेवल होगा वो अप होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन आ जाएगी।
एक्सप्लेनेशन कहती है कि इन्फ्लेशन है जो ये आउटकम होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, जो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देती है, जिससे जो सर्कुलेशन में मनी का सप्लाई का जो मनी की सप्लाई का फ्लो बढ़ जाता है, जिस कारण से जनरल प्राइस लेवल है जो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, वैल्यू ऑफ मनी डाउन जाने से जो जनरल प्राइस लेवल है वो अप होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो एक इन्फ्लेशन का कारण बनती है। नेक्स्ट आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब 1970 के बाद एक नई तरीके की सिचुएशन अराइज हो गई थी डेवलप्ड कंट्री के अंदर। ये स्टैगफ्लेशन कौन सी सिचुएशन थी? ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे कंट्री में एक तरफ तो प्रोडक्शन कम हो रहा था और बेरोजगारी बढ़ रही थी ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या थी? कम थी। जब डिमांड कम थी, डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं किया जाएगा तो लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइजेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ तो क्या हो रहा था, डिमांड के कम होने से प्रोडक्शन भी कम था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ प्राइजेस जब बढ़ते जा रहे थे। स्टैगफ्लेशन जो करैक्टराइज की गई है एक ऐसी सिचुएशन के रूप में जहाँ पे एक तरफ तो प्राइस बढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई भी इंक्रीज़ नहीं होता प्रोडक्शन के अंदर और ना ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर। यानी कि एक तरफ तो प्राइस बढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ ना ही तो प्रोडक्शन बढ़ रहा होता, ना ही रोजगार बढ़ रहा होता। सैमुअलसन कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन इन्वॉल्व इन्फ्लेशन राइज इन प्राइस एंड वेजेस एट द सेम टाइम। कहते हैं स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इन्फ्लेशन होती है जहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है, जो वेज होती है मजदूरों की जो मजदूरी होती है वो भी बढ़ रही होती है, सेम टाइम पे दोनों बढ़ रहे होते हैं, प्राइस भी और वेजेस भी। दैट पीपल्स आर अनएबल टू फाइंड जॉब। तो यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं होती और जो फर्में होती हैं वो इस योग्य नहीं होते कि कस्टमर को ढूंढ पाएँ, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ, प्लांट को लगा पाएँ और प्रोड्यूस कर पाएँ, प्रोडक्शन कर पाएँ, इस सिचुएशन में नहीं होती हैं। तो इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन की जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट, इसके स्टेजेस वगैरह जो भी इसके रीजंस रहते हैं वो आगे आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट टॉपिक बनते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।